Hello everyone, how are you all doing? I hope all of you are doing great. So as you all know, we are covering chapters from class 7th new NCERT of Social Science, Exploring Society, India and Beyond. So in this video, we are going to start chapter number 3 from theme A, India and the World, Land and the People. Geography का ये last chapter है, तीन chapters लगभग दिए हुए हैं सभी themes में, एक theme में कम है. So theme A का ये third chapter जिसे हम start करने वाले हैं climates of India. इंडिया में जो अलग अलग टाइप के climates हैं उसके बारे में पढ़ेंगे. कैसे क्लाइमेट्स होते हैं, क्या मॉनसून होता है, कैसे मॉनसून होता है, ये सब चीजें हम पढ़ने वाले हैं. तो इस चैप्टर का पार्ट 1 है. आप यहाँ पर कंटेंट शीट देख सकते हैं. थीम ए के 2 चैप्टर्स कवर हो चुके हैं. पार्ट 3 यानी चैप्टर नंबर 3 हम देखने वाले हैं और थीम बी टेपेस्ट्री ऑफ द पास्ट, हिस्ट्री का भी एक चैप्टर हमने देख लिया है, चैप्टर नंबर 4. ओके, सो आई होप ऑल ऑफ यू वॉच्ड ऑल द प्रीवियस वीडियोस. इफ यू हैवंट वॉच्ड प्लीज गो थ्रू द लिंक्स गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. चलिए हम चैप्टर 3 स्टार्ट करते हैं जिसमें हम इंडिया के क्लाइमेट के बारे में पढ़ने वाले हैं. चलिए, तो क्लाइमेट्स ऑफ इंडिया ये चैप्टर का नाम है. यहाँ पर एक कोट दिया हुआ है जिसे सुभाषिता कहा गया है. सुभाषित मतलब होता है गुड सेइंग, कुछ अच्छी बात यहाँ पर कही गई है. ठीक है, तो क्या है वो बात, चलिए रीड करते हैं. तो पहले संस्कृत में दिया गया है यहाँ पर, काले वर्षतु प्रजन्य पृथ्वी सस्य शालिनी देन देशो अयम शोभ रहित ब्राह्मणा संतु निर्भया. इसका मतलब है कि मे द रेन्स बी टाइमली, मे द अर्थ बी लश विद वेजिटेशन, देन मे दिस कंट्री बी फ्री फ्रॉम टर्मोइल, मे गुड पीपल बी फियरलेस. बारिश अगर सही समय पर हो, पृथ्वी यानी हमारी अर्थ जो है वो हरी भरी हो फसलों से, यहाँ पर अनाज अच्छी मात्रा में हो, तो हमारे देश में शांति रहेगी. टर्मोइल मतलब कुछ भी सही नहीं है, अशांति है ना. तो इससे हमारा देश फ्री रहेगा अगर हमारी अर्थ पे अच्छे से फसलें आएंगी, हरी भरी हमारी धरती रहेगी, राइट. और जो अच्छे लोग हैं, गुड पीपल जो है वो फियरलेस, निर्भयता के साथ रह सकेंगे. सो क्लाइमेट अगर अच्छा होगा, इसको हम क्लाइमेट से कैसे लिंक कर सकते हैं, क्लाइमेट कहीं का अच्छा होगा सो एग्रीकल्चर अच्छा होगा. एग्रीकल्चर अच्छा होगा मतलब अर्थ हमारी हरी भरी है ना. ये यहाँ दिया है पृथ्वी सस्य शालिनी, अगर ये सही होगा, लोग को खाने के लिए है, लोग आराम से रहेंगे, है ना. सो हमारी अर्थ जो है वो फ्री होगी टर्मोइल से, यहाँ पे कोई अशांति नहीं होगी. और जो अच्छे लोग हैं, गुड पीपल हैं, वो निर्भय होकर रह पाएंगे, है ना, फियरलेसली रह पाएंगे. ठीक है, ये दिया हुआ है इस कोट में. चलिए अब चैप्टर को देखते हैं. तो यहाँ पे कुछ इमेजेस दी गई हैं. पानी का आप तरह तरह का रूप देख सकते हैं, कहीं ज्यादा बारिश हो रही है, कहीं कुछ है ना. सो क्या क्वेश्चंस के थ्रू इस चैप्टर को हम समझेंगे. पहला है व्हाट मेक इंडियाज क्लाइमेट सो डाइवर्स. इंडिया का जो क्लाइमेट है बहुत अलग है ना. कभी हमें देखने को मिलती है गर्मी है, कभी सर्दी है, तो इतना डाइवर्स कैसे है. मॉनसून क्या होता है, मॉनसून कैसे बनते हैं, फिर इफेक्ट क्या होता है क्लाइमेट का इंडिया की इकोनॉमी पे, कल्चर पे, सोसाइटी में, वो देखेंगे. हाउ कैन अंडरस्टैंडिंग द क्लाइमेट, क्लाइमेट को समझने से हम कैसे प्रिपेयर हो सकते हैं नेचुरल डिजास्टर से. नेचुरल डिजास्टर जैसे फ्लड हो गए, बाढ़ आ गई, है ना, तो इस सिचुएशन, या ड्रॉट है, सूखा पड़ने वाला है, तो इन सिचुएशन से हम कैसे बच सकते हैं. देन व्हाट इज क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट चेंज क्या होता है और इसके कॉन्सिक्वेंसेस, इसका असर क्या होता है, उसके बारे में जानेंगे. तो चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं. वेदर, सीजन्स एंड क्लाइमेट. सो वेदर और क्लाइमेट जो आप ये टर्म देख पा रहे हैं, ये लगभग हम सेम ही यूज करते हैं, हमें पता ही नहीं होता वेदर और क्लाइमेट में डिफरेंस होता है. सो क्या है, वही यहाँ दिया है. क्लाइमेट इज अ वर्ड पीपल यूज इन एवरीडे कन्वर्सेशन. हम क्लाइमेट जो वर्ड है ना उसको रोज की कन्वर्सेशन में, बातचीत में यूज करते हैं, बट क्वाइट ऑफन व्हाट दे रियली मीन इज वेदर. लेकिन जब हम बात कर रहे होते हैं तो हम क्लाइमेट की बात नहीं कर रहे होते हैं, हम वेदर की बात कर रहे होते हैं. ओके, एंड नॉट क्लाइमेट. सो व्हाट इज डिफरेंस, फिर डिफरेंस क्या है इसके बीच में वेदर और क्लाइमेट में. सो वेदर जो है, इट इज वॉट वी एक्सपीरियंस एवरी आवर और डे. छोटे समय में, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम हम बोल सकते हैं, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, 1 घंटे में या 1 दिन में क्या चेंजेस आ रहे हैं मौसम में, उसको हम वेदर बोलते हैं. जैसे सुबह धूप हो गई है ना, देखो यहाँ लिखा है इट माइट बी रेनिंग और देयर कुड बी ब्राइट सनशाइन और विंड. कभी हवा चल रही है, कभी हवा नहीं चल रही है, कभी बारिश हो रही है, कभी धूप है. एक ही दिन में हम ये सारी चीजें फील कर लेते हैं कभी कभी, तो है ना. जैसे बारिश मौसम में पूरा समय कहीं बारिश ही थोड़ी ना होती रहती है ना, कभी धूप भी होती है. तो ये जो चेंजेस है इनको वेदर बोलते हैं, जो 1 घंटे में भी चेंज हो सकता है, 1 दिन में भी चेंज हो सकता है. सो वेदर जो है वो कीप चेंजिंग, ये चेंज होते रहता है, इट कीप्स चेंजिंग. नाउ अब जो दूसरा है क्लाइमेट, ऑन द अदर हैंड, इज द पैटर्न ऑफ वेदर.
ये वेदर का पैटर्न है किसी एरिया या किसी रीजन में जो एक्सपीरियंस किया जाता है ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। सो क्लाइमेट जो है वो हमारा लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में कैलकुलेट होता है। ओके, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। जैसे हम बोले कि वहां का मौसम ठंडा है, तो एक जनरल बहुत समय तक वेदर कैसा रहता है, आज वेदर कैसा है, कल वेदर कैसा था, परसों कैसा है, फिर नेक्स्ट डे कैसा है। तो ऐसे जब बहुत दिनों का वेदर हम कैलकुलेट करते जाते हैं और एवरेज फाइंडिंग निकालते हैं बहुत लंबे समय तक, लगभग डेकेड्स यानी 10 साल का समय, है ना। सो बहुत सारे डेकेड्स ले लो, लगभग 30-35 साल तक ऐसा कैलकुलेशन करते हैं, तब जाके पता चलता है किसी जगह का क्लाइमेट कैसा है। मतलब लंबे समय तक हमने वेदर ऑब्जर्व किया, फिर जाके हमें पता चला। ओके, तो ये जो क्लाइमेट है इसका पैटर्न अलग होता है रीजन टू रीजन, कहीं का भी क्लाइमेट सेम नहीं होता है, अलग अलग हो सकता है। ओके, सो पहले जब हम जानने वाले हैं टाइप्स ऑफ क्लाइमेट के बारे में, उससे पहले यहाँ पर हमें सीजन क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। ओके, तो चलिए देखते हैं क्या लिखा है। सीजन क्या होता है? इट अकर्स एज अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। हमने ये पढ़ा था पिछली क्लासेस में, ये मैं ऊपर का सारा इरेज कर देती हूँ ताकि हम अच्छे से आगे का पार्ट समझ सकें। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ओके, सो हमने देखा था कि लेट्स से ये सन है ना, तो सन के अराउंड एक ऐसा पाथ है जिसमें अर्थ जो है वो रिवॉल्व करती है ना। लेट मी चेंज द कलर। ये हमारी अर्थ है, अर्थ ऐसे सन के चारों तरफ चक्कर काट रही है ना। सो सन से कितनी दूरी है, अब यहाँ पर देखो ये लाइन आप इतनी दूरी है, अब मान लो अर्थ अपनी यहाँ है, ठीक। सो अब यहाँ से एक सेकेंड, अर्थ मान लो यहाँ है, तो अब यहाँ पर देखो ये लाइन आपको कितनी बड़ी दिख रही है ना। तो यहाँ से सन से दूरी ज्यादा है एज कंपेयर टू दिस। तो यहाँ पर मौसम कैसा होगा? तो यहाँ पर मौसम कैसा होगा? सन पास है यानी धूप ज्यादा होगी या लाइट ज्यादा होगी, तो टेम्परेचर ज्यादा होगा, है ना। तो समर का समय हो सकता है, गर्मी हो सकती है। अब यहाँ पर सन से दूरी क्या है? ज्यादा है, तो यहाँ पर टेम्परेचर कम होगा यानी कि विंटर हो सकता है। ये सिर्फ मैं एक आपको बता रही हूँ कि सन कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सीजन क्रिएट करने में, ठीक है। सो यही यहाँ पर दिया हुआ है कि अर्थ जो है रिवॉल्व करती है सन के अराउंड। ईच सीजन लास्ट फॉर फ्यू मंथ्स। जो भी सीजन आता है, मान लो कि समर आ गया, समर कुछ महीनों तक रहेगा, फिर विंटर कुछ महीनों तक रहेगा, राइट। और फिर से हर साल रीअकर होता है ना, दोबारा से आता है। देन एवरी ईयर एज वी नो देयर आर सेवरल सीजन्स इन ईयर। एक साल में बहुत सारे सीजन होते हैं, स्प्रिंग, समर, मानसून, ऑटम, विंटर। इसका एक साइकिल है कि समर आया, फिर रेनी आया, रेनी सीजन, फिर विंटर आया, फिर समर आया, इस तरीके से, है ना। आर सीजन्स रिलेटेड टू वेदर और द क्लाइमेट? ये जो सीजन है क्या वेदर और क्लाइमेट से रिलेटेड होते हैं? यस, दोनों से रिलेटेड होते हैं। इसी के बारे में आगे हम पढ़ने वाले हैं। सो द वेदर चेंजेस विद सीजन। वेदर ये चेंज होता है सीजन के साथ साथ। गर्मी है तो वेदर अलग होगा, बारिश है तो अलग होगा। जैसे ड्राई हो सकता है, गर्म हो सकता है समर मंथ्स में, है ना। वेदर कैसा होता है? सूखा, एकदम गर्मी लगती है ना, बहुत ज्यादा टेम्परेचर होता है समर में। ह्यूमिड मतलब उमस बहुत ज्यादा होगी बारिश के समय में, रेनी सीजन या मानसून के समय में, राइट। फर्दर द पैटर्न ऑफ सीजन इन अ रीजन इज क्लोजली कनेक्टेड विद द क्लाइमेट। किसी भी रीजन का जो सीजन है वो क्लाइमेट से भी रिलेटेड होता है। अभी हमने वेदर का पढ़ा कि सीजन वेदर से रिलेटेड है, अब सीजन क्लाइमेट से भी रिलेटेड होता है, क्योंकि 4 मेन सीजन्स हैं जैसे कि हम जानते हैं वर्ल्ड में। कौन से? स्प्रिंग, समर, ऑटम एंड विंटर। हाउएवर इंडिया रिसीव्स रेनफॉल ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। इंडिया में एक स्पेसिफिक समय होता है, बोलते हैं ना बारिश का मौसम आ गया, उसे हम रेनी सीजन बोलते हैं। इंडिया में एक स्पेसिफिक समय पर बारिश होती है। वर्ल्ड में बहुत सी कंट्री ऐसी हैं जिसमें स्पेसिफिक टाइम नहीं है, पूरी साल भर कभी बारिश हो रही है कभी कुछ है ना, लेकिन इंडिया में एक स्पेसिफिक टाइम है कि इसी समय पर मेनली बारिश होती है इंडिया में। इसे हम मानसून सीजन भी कहते हैं अलॉन्ग विद अदर 4। ये 4 तो होते ही हैं इंडिया में, स्प्रिंग, समर, ऑटम एंड विंटर। इसके साथ एक मानसून सीजन भी होता है। ओके, नाउ ट्रेडिशनली इन मेनी पार्ट ऑफ इंडिया द ईयर इज डिवाइडेड इनटू 6 सीजन्स और ऋतु। इंडिया में सीजन को ट्रेडिशनल मतलब प्राचीन समय से अगर हम कहें, यानी इंडिया में ऋतुओं को 6 उसमें डिवाइड किया गया है, 6 तरीके की। एक है वसंत जिसे स्प्रिंग सीजन बोलते हैं, ग्रीष्म यानी गर्मी, समर, ठीक है, वर्षा यानी रेनी, शरद यानी ऑटम, हेमंत यानी प्री विंटर, विंटर से पहले का समय, शिशिर यानी विंटर, ठीक है। तो ये 6 समय या 6 ऋतुएं होती हैं। स्पेसिफिक रिचुअल्स एंड फेस्टिवल्स आर एसोसिएटेड विद दीज 6 ऋतु सच एज वसंत पंचमी और शरद पूर्णिमा। इन्हीं ऋतुओं से बहुत सारे त्योहार, फेस्टिवल्स जुड़े हुए हैं। जैसे हम वसंत पंचमी वसंत के समय में मनाते हैं, है ना, और
ऐसे ही शरद पूर्णिमा है ना, शरद यानी ऑटम के समय में मनाते हैं। ओके, सो इंडिया में ट्रेडिशनली ये 6 सीजन्स हैं। नाउ नेक्स्ट देखते हैं, सीजन्स को हिंदी में ऋतु बोलते हैं ना। नाउ इफ वी ऑब्जर्व द वर्ल्ड अराउंड अस, अगर हम अपने आसपास के वर्ल्ड को देखें, दुनिया को देखें, वी विल नोटिस दैट ह्यूमन, प्लांट, एनिमल लाइफ आर इन रिदम विद द ऋतुज और सीजन। इस सभी में, ह्यूमन लाइफ हो चाहे प्लांट लाइफ हो चाहे एनिमल लाइफ हो, सब में एक रिदम होता है ऋतु के हिसाब से, सीजन के हिसाब से। जैसे क्रॉप्स वी ग्रो, द फूड वी ईट, द क्लॉथ्स वी वेयर एंड सो ऑन। कपड़े कौन से हम पहनते हैं, समर के समय में जो कपड़े पहनेंगे वो हम विंटर के समय में नहीं पहनते हैं ना, इसमें डिफरेंस होता है, राइट। विंटर के समय में हम मोटे कपड़े पहनते हैं, ऊनी कपड़े पहनते हैं, समर में ऐसा नहीं होता है। So depending on the region, some trees or shrubs bloom with onset of Vasant or spring. In some places, they shed their leaves or change their colors as Sharad or autumn approaches, and some animals develop thick fur in the cold winter months. हमने देखा था या जानते हैं हम कि जगह के हिसाब से वहाँ मौसम कैसा है उसके हिसाब से पेड़ पौधे भी ग्रो होते हैं। जैसे ही फेब का मंथ स्टार्ट होता है यानी स्प्रिंग सीजन स्टार्ट होता है, पेड़ों में हरे हरे हमें नए पत्ते दिखने लगते हैं, फ्लावर्स ब्लूम होने लगते हैं, और ऑटम का समय आता है, पतझड़ का समय आता है, तो उस वक्त प्लांट्स जो है पत्ते शेड करने लगते हैं, है ना। और जो एनिमल्स ठंडी जगह पर रहते हैं उस पर फर डेवलप हो जाते हैं ताकि ठंड में सरवाइव कर सके, राइट। सो यूजुअली द क्लाइमेट रिमेन स्टेबल ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। क्लाइमेट को आप लंबे समय से रिलेट कर सकते हैं, क्लाइमेट लंबे समय तक सेम रहता है। हाउएवर साइंटिस्ट हैव बीन रिकॉर्डिंग चेंजेस इन द क्लाइमेट्स ऑफ द वर्ल्ड इन द रिसेंट डिकेड्स। लेकिन अभी कुछ समय से, कुछ रिसेंट डेकेड्स यानी 10 ईयर्स या 20 ईयर्स से साइंटिस्ट कुछ चेंजेस ऑब्जर्व कर रहे हैं पैटर्न में, क्लाइमेट के पैटर्न में। स्टडीज शोज दैट मैनी ऑफ दीज चेंजेस हैव बीन कॉज्ड बाय ह्यूमन एक्शंस। हम जो ह्यूमन बींग्स हैं, हमारे कुछ एक्शंस ऐसे हैं जिसकी वजह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है। सो लेट अस रिकैप्चुलेट। सो हमने अभी तक क्या पढ़ा, वो यहाँ पे हर दिन जो हम एक्सपीरियंस करते हैं उसे हम वेदर कहते हैं, जैसे विंडी, रेनी, हॉट एंड ड्राई। फिर हमने पढ़ा सीजन्स रेकर एवरी ईयर एंड द वेदर ऑफ अ प्लेस इज डिफरेंट इन एवरी सीजन। सीजन हर साल रिपीट होता है और वेदर हर सीजन में अलग अलग होता है। क्लाइमेट क्या है? क्लाइमेट वेदर नहीं है, क्लाइमेट लॉन्ग टर्म पैटर्न है किसी रीजन में। There are many types of climate in the world. We will now survey the main types found in India. अब हम टाइप्स ऑफ क्लाइमेट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, जो पूरे वर्ल्ड में पाए जाते हैं। वैसे तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन अभी हम सिर्फ इंडिया के केस में कौन कौन से क्लाइमेट पाए जाते हैं उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। सो types of climates in India. We often seen how India is a land of diversity. इंडिया में डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है। डाइवर्सिटी मतलब कि बहुत सारे भिन्न भिन्न चीज़ें मिलती हैं। This is equally true in its climate. जैसे भिन्न भिन्न चीज़ अगर मैं बोलूँ, भाषाएं हम इतनी सारी बोलते हैं, हर जगह इंडिया में खाना अलग अलग तरीके का मिलता है, कपड़े हम अलग अलग तरीके के पहनते हैं, स्टेट्स वाइज, है ना। ऐसे ही क्लाइमेट में भी बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है। नॉर्थ पार्ट की बात करें, अगर हम इंडिया का मैप देखें तो अगर हम नॉर्थ की बात करें, हिमालयन माउंटेन्स, मतलब ये वाला जो एरिया है हमारा, हिमालयन माउंटेन्स यहाँ पर है ना, हैव एन अल्पाइन क्लाइमेट विद कोल्ड स्नोई विंटर्स एंड कूल समर्स। द वर्ड अल्पाइन कम्स फ्रॉम एल्प्स, अ माउंटेन रेंज ऑफ यूरोप। दैट्स प्रोबेबली वेयर यू विल सी द थिकेस्ट क्लोथिंग इन इंडिया। देखिए, ये वाला जो पार्ट है ना, नदर्न पार्ट इंडिया का, जहाँ पे हिमालयन रीजन है, यहाँ पर इसे मैं इरेज करती हूँ और क्या क्या नोट डाउन करना है इसमें, सिर्फ उसको हम हाईलाइट करते हैं। यहाँ पे अल्पाइन क्लाइमेट पाया जाता है जिसमें ठंड जो है वो कोल्ड होती है, बहुत ज्यादा ठंड होती है यहाँ पर, स्नोई, बर्फ भी पड़ती है, और समर जो है वो कूल होती है। समर गर्मी में गर्म नहीं होता वहां पर ज्यादा, समर में वहां बहुत ज्यादा गर्मी नहीं होती, कूल रहता है टेम्परेचर, मतलब ठंड के कंपैरिजन में टेम्परेचर जो है थोड़ा कम हो जाता है, तो कूल समर्स बोल सकते हैं। एल्पाइन जो वर्ड है ये कहाँ से आया है? यूरोप में एक माउंटेन रेंज है जिसे हम एल्प्स बोलते हैं। जैसे अपने यहाँ पर हिमालयन माउंटेन रेंज है ना, तो वहां पर एल्प माउंटेन रेंज है, सो वहीं से एल्पाइन बना है। और यहीं पर सबसे मोटे कपड़े आप देखेंगे लोग पहनते हैं इंडिया में, ओके, क्योंकि ठंड बहुत ज्यादा होती है। सो हमने एक टाइप पढ़ लिया। अब लोअर इन the Himalayas and in many hilly areas of India, climate is often said to be temperate. अब एक दूसरा क्लाइमेट आया टेम्परेट। अब जो लोअर हिमालयाज हैं, मतलब ये वाला एरिया आप ले सकते हैं यहाँ पर, या जहाँ जहाँ हिली रीजन है वहाँ पर टेम्परेट क्लाइमेट होता है। यहाँ पर विंटर्स आर मॉडरेटली कोल्ड, ना ज्यादा ठंड होती है ना ज्यादा गर्मी होती है, मतलब बहुत ज्यादा ठंड नहीं होती है विंटर में, मॉडरेट क्लाइमेट होता है। समर्स नॉट हॉट, समर्स भी जो है वो बहुत ज्यादा गर्म नहीं होते हैं, तो मॉडरेट क्लाइमेट यहाँ पर देखने को मिलता है, ठीक है।
मॉडरेट मतलब मीडियम, कहाँ पर, टेम्परेट रीजन में, जो ये लोअर हिमालयाज है और हिली एरिया जो पहाड़ी क्षेत्र हैं। दैट इज वेयर वी फाइंड मैनी हिल स्टेशंस। यहाँ पे हिल स्टेशंस होते हैं मच फ्रिक्वेंटेड बाय पीपल सीकिंग रिलीफ फ्रॉम हीट इन द प्लेन्स बिलो। जो गर्मी का समय होता है उस वक्त आप देखेंगे बहुत सारे लोग ये हिल स्टेशंस में विजिट करते हैं गर्मी से राहत पाने के लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट वाला देखते हैं, इन नदर्न प्लेन्स, ये जो प्लेन रीजन है यहाँ पर है ना, सो द क्लाइमेट इज सब ट्रॉपिकल। अब एक और टाइप आया सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट। यहाँ पर वेरी हॉट समर्स एंड कोल्ड विंटर्स, बहुत ज्यादा गर्म होता है समर, मतलब गर्मी का समय बहुत गर्मी रहेगा, और ठंड में बहुत ठंड। दिस इज वेयर मोस्ट ऑफ इंडियाज व्हीट इज ग्रोन। इसी पार्ट में, क्योंकि प्लेन एरिया भी है यहाँ पर, तो यहाँ पर ग्रेन्स में व्हीट जो है वो सबसे ज्यादा ग्रो होता है। गेहूं की खेती यहाँ बहुत ज्यादा होती है। अब हम वेस्ट पार्ट की बात करते हैं, मैं सब इरेज करती हूँ, ठीक है। हमने अभी तक कौन कौन से क्लाइमेट पढ़ लिए, सो हमने पढ़ा एल्पाइन, फिर टेम्परेट और फिर सब ट्रॉपिकल, है ना। अब हम पढ़ने वाले हैं वेस्ट पार्ट में, जो थार डेजर्ट है वहां पे क्लाइमेट कैसा होता है, जो बहुत गर्म रहता है। ये वाला थार रीजन जो राजस्थान के पास आता है, एक्सट्रीमली हॉट, बहुत ज्यादा गर्मी रहती है, कूल नाइट्स, और रात में थोड़ा सा अच्छा टेम्परेचर होता है, कूल होता है, वेरी लिटिल रेनफॉल, यहाँ पर बारिश होती ही नहीं है या बहुत कम होती है। पीपल देयर हैव हैड टू डेवलप यूनिक वेज टू कलेक्ट एंड सेव वाटर। यहाँ पर लोग पानी को बचाने के लिए बहुत सारे टेक्निक्स यूज करते हैं, ठीक है, जिसे हम वाटर हार्वेस्टिंग भी बोलते हैं। तो ये हमने थार डेजर्ट का एक क्लाइमेट देख लिया। अब हम वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स की बात करें, स्ट्रिप्स की, रिसीव्स हैवी रेनफॉल ड्यूरिंग मॉनसून मंथ्स क्रिएटिंग अ ट्रॉपिकल वेट क्लाइमेट। ये वाला एक नया बन गया हमारा ट्रॉपिकल वेट क्लाइमेट विच इज फेवरेबल टू द ग्रोइंग ऑफ राइस एंड स्पाइसेस। यहाँ पर चावल की खेती, धान की खेती और स्पाइसेस, मसाले बहुत ज्यादा उगाए जाते हैं। कहाँ पर, वेस्टर्न कोस्टल स्ट्रिप। ये इस मैप में मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पर ये जो कोस्टल एरिया किसे बोलते हैं हम, जो समुद्र के किनारे का एरिया आता है ना, ये वाला कोस्ट, ये वेस्ट साइड में है, क्योंकि इधर वेस्ट है इधर ईस्ट है ना। सो ये वाला जो एरिया है यहाँ पर राइस और स्पाइसेस बहुत ज्यादा उगाए जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे कौन सा टेम्परेचर पाया जाता है, तो ये अभी मैंने आपको बताया, ट्रॉपिकल वेट क्लाइमेट, ठीक है, ये आप लिख सकते हैं। नाउ डेक्कन सेंट्रल प्लेट्यू, इंडिया का जो सेंट्रल पार्ट है। अब हम कहाँ की बात कर रहे हैं, ये वाला, ये, ठीक है, यहाँ की बात कर रहे हैं। सो यहाँ पे क्या है, चलिए देखते हैं। सेंट्रल डेक्कन प्लेट्यू हैज अ सेमी एरिड क्लाइमेट। यहाँ पर आ गया हमारा सेमी एरिड क्लाइमेट विद हॉट समर, समर में हॉट, माइल्ड विंटर, ठंड जो है बहुत ज्यादा ठंड नहीं होती है, मॉडरेट रेनफॉल होता है यहाँ पर ड्यूरिंग द रेनी सीजन, ठीक है। कितने टाइप के क्लाइमेट हो गए ये आपको याद रखते चलना है ना। सो यहाँ पे हमने एक और नया पढ़ लिया, ट्रॉपिकल वेट क्लाइमेट और सेमी एरिड क्लाइमेट, ठीक है। नाउ ईस्टर्न इंडिया एंड सदर्न पेनिनसुला एक्सपीरियंस अ ट्रॉपिकल क्लाइमेट, ये एक और आ गया ट्रॉपिकल क्लाइमेट, ठीक है, with a mild winter and distinct wet and dry periods controlled by monsoon winds। तो यहाँ पे more on them soon। तो इसके बारे में और पढ़ने वाले monsoon winds के बारे में। तो ये हो गया ट्रॉपिकल क्लाइमेट जो ईस्टर्न इंडिया और सदर्न पेनिनसुला। यहाँ पर देख लीजिए मैप में, मैं आपको बता देती हूँ कहाँ पर आता है ये, ईस्टर्न इंडिया। अभी मैंने आपको बताया ईस्ट यहाँ पर है ना, सो इधर, और पेनिनसुला, ये जो नीचे वाला एरिया है, पेनिनसुला यानी जो तीन साइड से पानी में हो, इस एरिया में जो क्लाइमेट है उसे हम बोलते हैं ट्रॉपिकल क्लाइमेट, ओके। ये वाला, सेकेंड, ये वाला ट्रॉपिकल क्लाइमेट, okay, so tropical wet climate, semi arid climate and tropical climate। now you will understand later meaning of the terms tropical, subtropical, ये words अभी आने वाले हैं, इसका मतलब क्या होता है। वैसे मैंने लास्ट चैप्टर में बताया था आपको, है ना, which are related to two special parallel of latitudes called tropics। अर्थ जो था हमने देखा था यहाँ पे 6th क्लास में कि 0 डिग्री इक्वेटर होता है, ऐसे बहुत सारे लैटिट्यूड्स होते हैं ना, उनमें से ही दो इंपॉर्टेंट एरिया है ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल, जिसके बारे में आगे हमें बताया गया है, राइट। चलिए अब आगे देखते हैं फैक्टर्स डिटरमाइनिंग द क्लाइमेट। इसका मतलब क्या है, किसी रीजन का या किसी जगह का क्लाइमेट कैसा होगा वो किन चीजों पे निर्भर करता है, कौन कौन से फैक्टर्स बताते हैं कि कहीं का क्लाइमेट कैसा होगा। तो वही हम जानने वाले हैं। तो क्या बनाते हैं क्लाइमेट्स, कौन से फैक्टर्स बनाते हैं, ऐसे बहुत से फैक्टर्स वर्क करते हैं। सो चलिए एक एक करके देखते हैं। तो पहला फैक्टर है लैटिट्यूड। तो ये हम फैक्टर्स डिस्क्राइब कर रहे हैं, आप साथ साथ नोट्स भी बना सकते हैं बेटा, है ना। तो पहला हो गया हमारा लैटिट्यूड। अर्थ के कौन से लैटिट्यूड पे कौन सी जगह है, लैटिट्यूड अभी मैंने बताया, जैसे ये 0 डिग्री है, वैसे बहुत से लैटिट्यूड्स पढ़ी हुई थी हमने क्लास 6 में। तो
कहाँ पर आप हो ये डिपेंड करता है कि वहाँ का क्लाइमेट कैसा होगा। सो यहाँ पे लेट्स रिमेंबर वी स्टडीड अबाउट लैटिट्यूड्स इन ग्रेड 6। डू यू रिमेंबर दैट लैटिट्यूड्स मेजर द डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर। मतलब यहाँ 0 डिग्री है इक्वेटर, है ना, इस वाली लाइन को हम बोलते हैं जो सेंटर में है। यहाँ से कितनी दूर आप जाते जा रहे हो अर्थ पे, उस दूरी को ही हम लैटिट्यूड्स बोलते हैं, ऐसे मेजर किया जाता है ना। या तो नॉर्थवर्ड यानी ऊपर की तरफ आप जा रहे हो, या साउथवर्ड नीचे की तरफ जा रहे हो। While climate around equator is extremely hot, as the latitude increases, it becomes temperate and then colder or frigid. Why is this so? अब देखिए, जैसे अर्थ है यहाँ पर, ये यहाँ सेंटर में है इक्वेटर, तो जैसे आप इक्वेटर के पास होते हैं, यहाँ पर होते हैं, तो टेम्परेचर बहुत गर्म होता है, हॉट होता है, ठीक है। जैसे जैसे आप मूव करने लगते हैं तो यहाँ पर जब पहुंच जाते हैं तो इधर तो बहुत ही ज्यादा कोल्ड होता है, फ्रिजिड बोल सकते हैं, ठंडा रहता है ना। और यहाँ बीच में ये वाला जो एरिया है, ना ज्यादा गर्म ना ज्यादा ठंडा, यानी टेम्परेट, मॉडरेट, अभी मैंने आपको बताया था, ठीक। तो ऐसा कुछ रहता है। तो ऐसा क्यों है कि इक्वेटर के पास बहुत गर्म, फिर थोड़ा गर्म, और फिर बिल्कुल ही ठंडा, फ्रिजिड है। तो वही आगे हम पढ़ने वाले हैं। यहाँ दिया हुआ है प्लेसेस नियर इक्वेटर, जो अभी मैंने आपको बताया, प्लेसेस नियर इक्वेटर दैट इज द लो लैटिट्यूड्स, जो लोअर लैटिट्यूड्स हैं 0 डिग्री, 10 डिग्री, 15 डिग्री, ये वार्मर होते हैं। वाइल दोज नियर द पोल्स, जो पोल्स के पास लैटिट्यूड्स है, हाई लैटिट्यूड्स जिनको हम बोलते हैं, वो कोल्डर होते हैं। यानी जो इक्वेटर के पास हैं लोअर लैटिट्यूड्स इनको हम बोलते हैं, लोअर क्यों, नंबर्स देखो ना, 1 2 3 ऐसे जाता होगा, और यहाँ हायर 90 डिग्री तक, है ना, 89 88 ऐसा कुछ रहता होगा। सो हायर लैटिट्यूड्स जो है वो कोल्ड होते हैं, ठंडे होते हैं, और लोअर लैटिट्यूड्स जो होते हैं वो वार्म होते हैं, गर्म होते हैं। यही यहाँ पर कहा गया है, ठीक है। इतना मैं इरेज कर देती हूँ, सारा अगर एक साथ समझेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। नाउ नेक्स्ट देखते हैं, तो ये आपको समझ में आ गया, लो लैटिट्यूड्स वार्मर होते हैं, और हायर लैटिट्यूड्स जो होते हैं, हाई लैटिट्यूड्स ये कोल्डर होते हैं, ठीक। नाउ दिस हैपेंड ड्यू टू द एंगल्स एट विच द सन्स रेज हिट अ पर्टिकुलर एरिया। ऐसा क्यों होता है, ये क्वेश्चन पीछे हमसे पूछा था, क्योंकि सन की रोशनी जो है, देखो यहाँ पर अगर सन है इस तरीके से, राइट, सो सन की रोशनी, अर्थ क्योंकि ऐसे गोल है ना, यहाँ पर आप सर्कल देख सकते हैं, एक सेकेंड, है ना, ये इस तरीके से सर्कल है। अब सन की जो रोशनी है, मैं थोड़ा सा यहाँ पर कलर चेंज कर रही हूँ और इसकी विड्थ बढ़ा देते हैं, इस तरीके से आएगी सूरज से, है ना। यहाँ पर डिस्टेंस देखो, सन को कितना कवर करना पड़ रहा है, और यहाँ पर देखो, तो ये वाली जो लाइन है ये छोटी है इसके कंपैरिजन में, देखो इस कलर से मैं बनाती हूँ, ये जो लाइन है ये छोटी है इसके कंपैरिजन में, है ना। सो सन जो है सीधा हिट करती है इक्वेटर के पास। इक्वेटर कहाँ पर है, यहाँ, राइट, इक्वेटर यहाँ पर है। सो यहाँ पर सन की रोशनी को कम डिस्टेंस कवर करना पड़ रहा है, तो यहाँ पर हॉट होगा टेम्परेचर, क्योंकि आई होप इट इज क्लियर। सोलर रेडिएशन मतलब सोलर यानी सन से आने वाली जो रेडिएशन है, ठीक। तो इसका जो एंगल होता है एट द इक्वेटर, एक्सपोजर टू द सन रेज इज कंसंट्रेटेड बट नियर द पोल इट इज डिस्पर्स्ड ओवर अ वाइड एरिया। इक्वेटर के पास सूरज की रोशनी बिल्कुल ऐसे सीधी गिर रही है ना, सो गर्मी ज्यादा क्रिएट करती है, और जैसे जैसे पोल की तरफ जाने लगती है तो ये रोशनी ऐसे फैलने लगती है, एक जगह पर नहीं गिर रही है, ऐसे डिस्टेंस ज्यादा कवर करना पड़ रहा है ना। इसीलिए पोल्स के पास जो एनर्जी है वो डिस्पर्स हो रही है, फैल रही है, एक जगह पर कंसंट्रेटेड नहीं है जैसे इक्वेटर के पास होता है। इसीलिए यहाँ गर्मी ज्यादा होती है इस वाले रीजन में, इक्वेटर वाले रीजन में, जबकि पोल वाले रीजन में इतनी ज्यादा गर्मी नहीं होती है, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर। एट द इक्वेटर रेज आर नियरली परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर मतलब बिल्कुल सीधा, किसी चीज पे बिल्कुल सीधा कोई चीज आके गिर रही है, तो सूर्य की रोशनी ऐसे इक्वेटर के पास बिल्कुल सीधा आती है ना, परपेंडिकुलर, एंड सो ऑल देयर एनर्जी इज फोकस्ड ऑन स्मॉलर एरिया। इतने से एरिया में, ये इक्वेटर में कितनी सारी एनर्जी आके गिर रही है ना, सो स्मॉल एरिया में बहुत सारी एनर्जी आके गिर रही है जो कि अर्थ के सरफेस पे। इन द पोलर रीजन रेज आर इंक्लाइंड और ऑब्लिक, लेकिन ये जो पोलर रीजन है यहाँ और यहाँ सन की रोशनी जो है वो इंक्लाइंड है, ऐसे तिरछी जा रही है, सीधी नहीं है, है ना, और ऑब्लिक है। एंड द एनर्जी इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर अ लार्ज सरफेस। अब ये एनर्जी जो है पूरे में फैल रही है, एक जगह पर ऐसे नहीं गिर रही है। मोर ओवर दे हैव टू पास थ्रू
more of the Earth's atmosphere as the diagram shows, which further dissipates their energy. अब हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि जैसे ये अर्थ है, अर्थ के चारों तरफ हमारा एटमॉस्फेयर है ना। सो सन की एनर्जी को जितना ज्यादा एटमॉस्फेयर में कवर करना होगा डिस्टेंस, उतना ही यहाँ पे हीट कैसी होगी, कम होगी, क्योंकि सारी एनर्जी एटमॉस्फेयर में क्या हो गई, डिस्पर्स हो गई, फैल गई, राइट, डिसिपेट हो गई, फैल गई। लेकिन अब यहाँ पर जो पोलर रीजन है अर्थ का, है ना, तो यहाँ पर एनर्जी देखो कितना ज्यादा ट्रैवल कर रही है, उसको एटमॉस्फेयर वाला ये जो ब्लू वाला रीजन है उसमें से ज्यादा ट्रैवल करना पड़ रहा है, तो यहाँ पर हीट कैसी होगी, कम होगी एज कंपेयर टू दिस इक्वेटर रीजन, है ना। वही चीज जो हमने अभी समझा था, बार बार वही लिखा गया है। एज अ रिजल्ट द पोलर रीजन रिसीव लेस हीट देन इक्वेटोरियल जोन, इसीलिए पोलर रीजन जो है हमारा, वहां पर लेस हीट सन की रिसीव होती है एज कंपेयर टू इक्वेटर, ठीक। वी कैन सी दिस इन इंडिया टू, इंडिया में भी ऐसा ही होता है। कन्याकुमारी एंड निकोबार आइलैंड बीइंग क्लोज टू इक्वेटर आर वार्म hot almost throughout the year, whereas places in north such as Srinagar are much cooler. जो इंडिया का सदर्न पार्ट है, यहाँ पर इंडिया का ऐसा साउथ वाला जो पार्ट है, यहाँ पर कन्याकुमारी है, अंडमान निकोबार आइलैंड है, तो ये वाला एरिया क्योंकि इक्वेटर के बहुत पास है, इक्वेटर के पास होने के, क्योंकि इक्वेटर के पास है, यहाँ पर हॉट क्लाइमेट होता है, गर्म रहता है। लेकिन अगर हम इंडिया के नदर्न पार्ट की बात करें, यहाँ पर है ना, जम्मू कश्मीर वाला एरिया, ये लिखा हुआ है श्रीनगर, तो यहाँ पर कोल्डर क्लाइमेट रहता है। क्यों? क्योंकि इक्वेटर से दूर है ना, इक्वेटर से जैसे जैसे दूर होते जाते हैं क्लाइमेट कम होता जाता है, यही हमने सीखा, ठीक। चलिए इसको इमेजेस और डायग्राम से समझ लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए अर्थ इस तरीके से सन के चारों अराउंड चक्कर काटती है ना, रिवॉल्व करती है, तो जब सन के पास होगी तो टेम्परेचर अलग होगा, दूर होगी तो अलग होगा। ऐसे इस इमेज में ये मैं आपको समझाना चाह रही थी कि जब टेम्परेचर, यहाँ पे देखिए डिस्टेंस कम है और यहाँ डिस्टेंस ज्यादा है ना, तो ये इम्पैक्ट करता है क्लाइमेट में, उस जगह का कैसा क्लाइमेट होगा, राइट, यही मैं आपको समझाना चाह रही थी। नाउ नेक्स्ट यहाँ देखिए, जो लाइट की हमने बात की, यहाँ पर अगर सन की रोशनी, ये इक्वेटर है यहाँ पर हमारा, इक्वेटर के पास सन की रोशनी को कम डिस्टेंस कवर करना पड़ता है, तो छोटी सी एरिया में ज्यादा रोशनी गिरती है। और यहाँ पर सन की जो रोशनी है उसको देखो, यहाँ पे ये आप देख सकते हैं, सेम लाइट को इतना एरिया कवर करने को मिल रहा है ना। सो इससे क्या होगा, यहाँ पे टेम्परेचर कम होता है, इसीलिए हीट जोन बन जाते हैं। सो बीच वाला जो ये लाइन थी इक्वेटर, यहाँ पे 0 डिग्री है, इक्वेटर है, यस ये 0 डिग्री इक्वेटर है, तो इसके आसपास का जो एरिया है ये वाला हमारा, ये गर्म है, रेड कलर से दिख रहा है, हॉट होता है ना। उसके ऊपर यहाँ तक ये टेम्परेट, मतलब जैसे जैसे इक्वेटर से आप दोनों तरफ दूर होने लगोगे टेम्परेचर कम होने लगता है, यहाँ पर मॉडरेट रहता है, वार्म रहता है ना। और जैसे आप बिल्कुल यहाँ पर हायर लैटिट्यूड्स में 90 डिग्री के अराउंड पहुंच जाते हो, फ्रिजिड रहता है, बर्फ हमेशा जमी रहती है, ठीक है। तो इस तरीके से होता है। तो ये हम क्या पढ़ रहे हैं अभी, फैक्टर्स जिससे क्लाइमेट किसी भी जगह का इफेक्ट हो। तो इसमें हमने पहला क्या देखा, लैटिट्यूड, ठीक है, लैटिट्यूड्स कि हम किस लैटिट्यूड पे हैं अर्थ के, वो भी डिटरमाइन करता है। अब दूसरा है ऑल्टीट्यूड, ऑल्टीट्यूड, ठीक है, बार बार लिखेंगे तो हमें खुद ही याद हो जाएगा। ऑल्टीट्यूड के बारे में जानेंगे। सो वी मेंशन हिल स्टेशन अबव विच आर पॉपुलर टूरिस्ट सेंटर्स। ऑल्टीट्यूड मतलब ऊंचाई। अब ऐसे हिल स्टेशन पे लोग क्यों जाते हैं गर्मी में? सो पॉपुलर टूरिस्ट सेंटर्स होते हैं हिल स्टेशन, क्योंकि यहाँ पे क्लाइमेट कैसा होता है, ठंडा होता है, कूलर क्लाइमेट है ना। इंडिया हैज मैनी इंक्लूडिंग मुन्नार, थेनी, फिर ऊटी में ये जगह है, उदगम मंडलम, देन मधिकेरी, महाबलेश्वर, माउंट आबू, शिमला, नैनीताल, दार्जिलिंग, तवांग, शिलोंग एटसेट्रा। यहाँ पर हिल स्टेशन हमें देखने को मिलते हैं। दे आर लोकेटेड एट हायर ऑल्टीट्यूड देन द प्लेन एरिया। ये प्लेन एरिया है, इससे ऊंचाई पर ये प्रेजेंट है ये सारे हिल स्टेशंस। बट हाउ डज एक्सप्लेन देयर कूलर टेम्परेचर? यहाँ पर ठंडा क्यों है टेम्परेचर? यू विल लर्न लेटर द फुल आंसर इन योर साइंस क्लासेस। ये साइंस में आपको जानने को मिलेगा और हमने पढ़ भी लिया है चैप्टर्स में कि ऑल्टीट्यूड जैसे जैसे हम ऊपर जाने लगते हैं वहां पर टेम्परेचर कम होता है। लेकिन अभी सिंपली अगर जानना हो तो टेम्परेचर डिक्रीजेज एज ऑल्टीट्यूड इंक्रीजेज। जैसे जैसे हाइट ऊंची होती जाती है वैसे वैसे टेम्परेचर क्या होता है, कम होता जाता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि हाइट ज्यादा होगी, हाइट को मैं ऐसे एरो से मतलब हाइट ज्यादा होगी तो टेम्परेचर कम होगा।
ठीक है, ये रिलेशन होता है इनके बीच में। नाउ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड देयरफॉर द एयर डेंसिटी डिक्रीजेस एट द ऑल्टीट्यूड इंक्रीजेस एज वी सॉ इन चैप्टर अंडरस्टैंडिंग द वेदर एज द एयर गैस इज लेस डेंस इट्स कूलर। देखो ये वैसे साइंस के चैप्टर में पढ़ा चुकी हूँ, है ना, आप देख सकते हैं चैप्टर नंबर 3 है आई थिंक, अंडरस्टैंडिंग वेदर, उस वाले में देखना। जब हम ऊंचाई पर होते हैं तो एटमॉस्फेयर बहुत कम स्पेस होता है ना, एयर प्रेशर कम होता है, राइट, एपी लिख रही हूं मैं, एयर प्रेशर कम होता है जिसके कारण एयर जो है वो लेस डेंस होती है और कूलर होती है। देन द सन हीट्स द सरफेस ऑफ अर्थ सो द फार्दर अवे फ्रॉम द सरफेस द लेस हॉट द एयर विल बी। सो जैसे जैसे अर्थ से दूर आप जाते हैं, अब अर्थ यहाँ है, प्लेन एरिया यहाँ है, इससे आप ऊपर जा रहे हैं ना पहाड़ों पर, क्योंकि अर्थ को सन की रोशनी गर्म कर रही है ना। सो द फार्दर अवे फ्रॉम द सरफेस, अर्थ जितनी ज्यादा गर्म है, इससे आप दूर जाते जा रहे हैं तो वहां पे क्या होगा, एयर जो है कम गर्म होगी। द हिमालयस आर सो हाई दैट मैनी पीक्स मेंटेन अ टेम्परेचर बिलो वाटर्स फ्रीजिंग पॉइंट। हिमालय इतने ऊंचे हैं कि जो उनकी पीक्स है, ये जो चोटी ऊपर वाला हिस्सा है, वहां पे टेम्परेचर इतना कम है कि फ्रीजिंग पॉइंट से भी कम है, कीपिंग देम कवर्ड इन स्नो, इसीलिए वो पूरे साल लगभग बर्फ से ढके रहते हैं। ठीक है, सो ये होता है ऑल्टीट्यूड के हिसाब से भी क्लाइमेट डिफरेंट होता है। देन ये जो हमने जगह पढ़ी थी उद्गम मंडलम, आई होप कि मैं सही से प्रोनाउंस कर रही हूँ, अगर गलत होगा तो प्लीज करेक्ट मी। उद्गम मंडलम जो जगह है ये एंड कोयम्बटूर जो जगह है आर ऑलमोस्ट एट द सेम लैटिट्यूड। ये जो जगह है ऊटी में और कोयम्बटूर दोनों सेम लैटिट्यूड पे हैं। द रेंज ऑफ समर टेम्परेचर इन ऊटी इज 10 to 25 डिग्री, वाइल कोयम्बटूर में ये 25 से 38 डिग्री का होता है। देखो एक ही लैटिट्यूड है अर्थ का, मान लो ये इक्वेटर है, ठीक, अब इसी लैटिट्यूड पे कोई जगह यहाँ है, कोई जगह यहाँ है, तो मान लो कि ये कोयम्बटूर है और ये उद्गम मंडलम है, जगह अलग अलग, ये सिर्फ एग्जाम्पल के लिए मैं आपको समझा रही हूँ। तो हमने पढ़ा कि लैटिट्यूड पे जहाँ पे हम जा रहे हैं तो टेम्परेचर इधर ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो ठंडा होना चाहिए, लेकिन एक जगह यहाँ बताया जा रहा है कि टेम्परेचर इतना रहता है और एक जगह इतना रहता है 10 से 25 डिग्री। क्यों? तो इसका सिर्फ एक डिफरेंस यही है कि ये जो ऊटी में जगह है ना, ये ऊंचाई पर है, ठीक है, लेकिन ये जो कोयम्बटूर है ये प्लेन एरिया में है या नॉर्मल एरिया में है, इसलिए टेम्परेचर का डिफरेंस है। ओके, यही रीजन है इसका, राइट, इसका मैं आगे आंसर भी बता दूंगी। तो दार्जिलिंग देख सकते हैं, फिर उद्गमंडलम देख सकते हैं, फिर मुन्नार और शिमला। टेम्परेचर देखिए आप सबका, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि क्या कारण हो सकता है। सो ऊटी इज कूलर देन कोयम्बटूर बिकॉज इट इज एट हायर ऑल्टीट्यूड, ऊंचाई पे है इसलिए। एलिवेशन जब बढ़ती है तो टेम्परेचर घटता है। इवन दो बोथ प्लेसेज आर एट सेम लैटिट्यूड, ऊटीज हाइट मेक्स इट समर कूलर, क्योंकि ऊटी ऊंचाई पर है, एक लैटिट्यूड पे होने के बावजूद भी इनका टेम्परेचर अलग अलग है। ओके, नाउ ये दो रीजंस हमने पढ़ लिए। पहला क्या क्या फैक्टर पढ़ा, ये बार बार मैं आपको बता रही हूँ ताकि आपको याद हो जाए, अलग से ना मेहनत करनी पड़े। पहला हमने फैक्टर पढ़ा क्लाइमेट को इम्पैक्ट क्या क्या करता है, तो पहला था लैटिट्यूड, ठीक। दूसरा क्या पढ़ा, अभी हमने जस्ट पढ़ा ऑल्टीट्यूड, ठीक, ऊंचाई। अब तीसरा हम पढ़ रहे हैं प्रॉक्सिमिटी टू सी। प्रॉक्सिमिटी मतलब होता है करीब, सी के, समुद्र के किनारे है या समुद्र से दूर है कोई जगह, ये भी डिपेंड करता है। सो टेम्परेचर इन कोस्टल एरिया डू नॉट वरी मच। कोस्टल यानी वो एरिया जो समुद्र के किनारे है, कोस्ट एरिया में है, सो वहां पर टेम्परेचर बहुत ज्यादा वरी नहीं करता, पूरे साल लगभग सेम होता है। समर्स आर नॉट टू हॉट एंड विंटर्स आर नॉट टू कोल्ड। गर्मी जो है उसमें बहुत ज्यादा गर्मी नहीं होती और ठंड जो है वहां पर बहुत ज्यादा ठंडी नहीं होती। दैट इज बिकॉज द सी एक्ट एज अ मॉडरेटर। सी कैसे काम करता है, मॉडरेटर की तरह, ये टेम्परेचर को मॉडरेट कर कर रखता है, मतलब बीच बीच का, ना ज्यादा गर्म ना ठंडा। दिस डायग्राम sums up the phenomenon and your science textbooks explain this further while discussing the heating and cooling of land and water in coastal region. साइंस में इसके बारे में और डिटेल आपको दिखेगा, बट इस इमेज में हम वो चीजें समझ सकते हैं जो यहाँ पर समझाई गई हैं। डिस्टेंस फ्रॉम द सी कैसे इफेक्ट करता है, यहाँ पर समर का दिया है और यहाँ विंटर का दिया है। देखो ये पानी है ना, क्योंकि कोस्टल एरिया की बात हो रही है तो यानी समुद्र के किनारे वाला एरिया। सो जब लैंड एब्जॉर्ब हीट क्विकली, अब इसको कैसे हम समझ सकते हैं, तो आप देखिए। सो अब इसको हम कैसे समझ, तो सन से जो हीट आएगी लैंड जल्दी से एब्जॉर्ब कर लेती है उस हीट को, तो वो ज्यादा गर्म होती है, 44 डिग्री सेंटीग्रेड सेल्सियस, ठीक, वार्म होगी। कोस्टल रीजन जो है ये एरिया है जहां से ये जो सी एयर है इधर की तरफ बहती है, समुद्र से आने वाली हवाएं इधर की तरफ आ रही हैं। अब लैंड तो जल्दी से हीट ले लेती है
सन से, लेकिन सी यानी पानी जो है वो हीट स्लोली लेता है। पानी आप गर्म करोगे ना, जब देखना पानी गर्म हो जाता है, जैसे आप गर्मी के समय में नल चालू करते हैं तो टंकी का पानी गर्म रहता है ना, और वो एक बार गर्म हो जाता है तो रात हो जाए शाम हो जाए फिर भी पानी गर्म ही आता है। मतलब लैंड और वाटर में कंपेयर करें तो पानी धीरे गर्म होता है और धीरे ठंडा होता है। लैंड जल्दी गर्म होती है और जल्दी ठंडी होती है। ठीक है, सो पानी यहाँ सी वाला एरिया जो हीट स्लोली एब्जॉर्ब करेगी, लैंड जल्दी एब्जॉर्ब कर लेगी। तो स्लोली एब्जॉर्ब करने के कारण यहाँ पर टेम्परेचर कैसा होगा, कूल होगा। अब यहाँ से ठंडा है तो ठंडी हवा इस तरफ जा रही है ना, ये एरो मैं दिखा रही हूँ। तो इसलिए यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो ठंडा रहता है एज कम्पेयर टू, मतलब मॉडरेट रहता है, ज्यादा गर्म नहीं होने देती। ये हवाएं जो इधर से जा रही हैं वो यहाँ के टेम्परेचर को ठंडा रखती है। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं। अब विंटर के समय में क्या होता है, यहाँ दिया हुआ है। अब मैंने आपको जैसा बताया कि लैंड धरती जल्दी ठंडी भी हो जाती है, लेकिन सी जो है वो हीट स्लोली रिलीज करती है, वो ठंडा भी धीरे धीरे ही होता है, समुद्र है ना। सो अब इस तरफ क्या है, आउटगोइंग हीट फ्रॉम द अर्थ, अर्थ से हीट जा रही है। कोस्टल एरिया जो है वो वार्म रहेगा, क्यों, अब यहाँ से गर्म हवाएं इस तरफ को बह रही है ना। इसके बारे में आप और साइंस में जानेंगे। तो सी जो है वो अपने आसपास के एरिया को यानी कोस्टल एरिया को गर्म या ठंडा रखने में या वहां के क्लाइमेट को मॉडरेट करने में बहुत हेल्प करता है। ठीक, वही यहाँ पर लिखा था एक जगह कहीं पे कि सी ब्रीज, लैंड और वाटर कोस्टल रीजन में कैसे होते हैं, ये सारी चीजें आप साइंस में समझेंगे। ओके, नाउ चलिए आगे देख लेते हैं। सो द रिजल्ट इज दैट दोज रीजन टेंड टू बी मोर टेम्परेट। यहाँ पर टेम्परेचर कैसा होगा, टेम्परेट यानी मॉडरेट होगा, ना ज्यादा गर्म ना ज्यादा ठंडा। ठीक है, एज यू मूव इनलैंड फ्रॉम द कोस्ट टेम्परेचर गेट मोर एक्सट्रीम, समर टेम्परेचर्स विल बी हायर एंड विंटर टेम्परेचर्स विल बी लोअर। फॉर इंस्टेंस मुंबई, नागपुर आर लोकेटेड एट similar latitude, but Mumbai being near the sea has cooler summers around 32 degrees Celsius and milder winters around 18 degrees Celsius, while Nagpur away from coast experience up to 44 degrees Celsius in summer and 10 degrees Celsius in winter. As you see, Mumbai's range of temperature, that is difference between maximum and minimum, is about 14 degrees Celsius, while the Nagpur reaches 34 degrees Celsius. इतना सब पढ़ के घबराने की जरूरत नहीं है, इसको मैं फिर से एक बार बता देती हूँ। जैसे आप ये वाला एरिया देखेंगे ना, इंडिया का नीचे वाला जो एरिया है पेनिनसुलर, यहाँ कहीं मुंबई है मान लीजिए, तो मुंबई क्योंकि सी के कोस्ट के अराउंड है तो यहाँ पर क्या होता है, टेम्परेचर जो है वो मॉडरेट रहता है। ठीक है, मुंबई और नागपुर का यहाँ कंपैरिजन दिया गया कि सेम लैटिट्यूड पे है, कहने का मतलब है इस तरीके से एक लैटिट्यूड ड्रॉ कर देते हैं। तो मुंबई मान लो यहाँ है, नागपुर यहाँ है तो सेम ही लैटिट्यूड पे, लाइन अगर हम देखें तो सेम है, क्लाइमेट सेम होना चाहिए। लेकिन क्योंकि मुंबई जो है वो सी के पास में है, समुद्र यहाँ है इसके पास में है, यहाँ समर कूलर होते हैं और विंटर्स माइल्ड होती है, मतलब इतने ज्यादा ना तो गर्मी होती है और इतनी ज्यादा ना तो ठंडी होती है। लेकिन नागपुर क्योंकि ये दूर है किससे, समुद्र से, कोस्ट से, है ना, तो यहाँ समर का टेम्परेचर देखो और यहाँ देखो मुंबई का, इससे ये बहुत ज्यादा है नागपुर में। ऐसे ही विंटर का देखो, विंटर में कितना कम है, यहाँ विंटर में ज्यादा है ना। सो कोस्टल एरिया मॉडरेट करते हैं टेम्परेचर को, यही यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, और रेंज की बात हुई है, रेंज क्या होता है, मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर। मुंबई का जो है वो ये है और नागपुर का जो है वो इतना ज्यादा है। ठीक है, तो इससे हमें ये पता चलता है कि डिस्टेंस कितना है सी से, वो वहां का क्लाइमेट डिसाइड करता है। तो 3 फैक्टर्स हम पढ़ चुके हैं, अब चौथा फैक्टर देखने वाले हैं। अगर मैं तीनों फैक्टर को रिकॉल करूं तो अभी जस्ट 2 स्लाइड्स पहले देखा है, थोड़ा आपके लिए ये बोरिंग लग रहा होगा, बार बार मैं लिख रही हूँ, लेकिन आप समझ सकते हैं ये आपको कितना आसानी से याद कराने के लिए मैंने लिखा है। पहला हो गया लैटिट्यूड, दूसरा हो गया ऑल्टीट्यूड और तीसरा हो गया प्रॉक्सिमिटी टू सी, सी के कितना पास है ना, प्रॉक्सिमिटी टू सी। ठीक, नाउ अब हम नेक्स्ट वाला पढ़ रहे हैं विंड्स। तो यहाँ पे चौथा आ गया विंड्स, हवाएं भी बहुत असर करती हैं। सो विंड्स के बारे में पढ़ लेते हैं। विंड क्या होता है, इट कैन मूव मासेस ऑफ वार्मर और कूलर एयर।
गर्म और ठंडी हवाओं को मूव करती है ये विंड। ये एरो क्या दिखा रहा है, डायरेक्शन इसका, ठीक है। अब ये वाला जो रीजन है ये अरेबिया है ना, यहाँ पर अफगानिस्तान, तो यहाँ से जब हवा कोई हमारे देश में बहकर आ रही है तो वो गर्मी अपने साथ लेकर आएगी, शुष्क होगी, है ना। सो हैविंग ट्रेवल्ड ओवर डेजर्ट ऑफ अरेबिया एंड अफगानिस्तान, अरेबिया टू अफगानिस्तान, अरेबिया से अफगानिस्तान तक ऐसे हवाएं ट्रैवल कर रही हैं, आप देख रहे हो डायरेक्शन। सो ये अपने साथ ड्राई हॉट एयर बहा कर ला रही हैं, दैट कॉजेज सीवर हीट वेव्स इन समर। इसीलिए ये वाला जो रीजन है इंडिया का, ये नॉर्थ वाला रीजन, यहाँ पर गर्म हवाएं चलती हैं, जिसे आप लू भी बोलते हैं, है ना। नदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में इसे लू भी बोलते हैं, गर्मी के समय में चलती है। और विंटर में कोल्ड विंड्स फ्रॉम अक्रॉस हिमालयाज क्रीप इनटू हिमालयन फुटहिल रिजल्टिंग इन कोल्ड वेव। और ठंड के समय में ठंडी हवाएं हिमालयन रीजन से आती हैं नीचे की तरफ, तो उसकी वजह से कोल्ड वेव्स बहती हैं, है ना। सो ये हवाएं भी बहुत ज्यादा असर करती हैं किसी जगह का क्लाइमेट कैसा होगा, ठीक। सो विंड अफेक्ट्स नॉट ओनली टेम्परेचर बट ऑल्सो ह्यूमिडिटी एंड इन टर्न प्रेसिपिटेशन। हवा किसी भी जगह का सिर्फ टेम्परेचर ही कंट्रोल नहीं करती, हवा नमी वाली है, मतलब वहां पे उमस तो नहीं हो रही, वो डिपेंड करती है बारिश के ऊपर भी। ये सब हम पढ़ेंगे साइंस में। वी सॉ ड्राई विंड्स कमिंग फ्रॉम डिस्टेंट डेजर्ट, इन कॉन्ट्रास्ट विंड्स कमिंग फ्रॉम सी moisture over the land which may result in rainfall. We will soon see the case of monsoon wind. अभी मैंने बताया था सी से जब हवा लैंड की तरफ जा रही है तो गर्म है तो अपने साथ हॉट टेम्परेचर कैरी कर रही है ना। ऐसी ठंडी है तो ठंडी टेम्परेचर को कैरी कर रही है, जिसकी वजह से रेनफॉल भी होता है। और मानसून जो विंड्स हैं वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं बारिश लाने में इंडिया में। और इसमें भी आखिर मानसून क्या है, विंड ही है ना, हवा का ही नाम है। तो कैसे मानसून विंड से मानसून आते हैं इंडिया में, इसके बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं। ओके, चलिए अब आगे क्या दिया हुआ है। सो लेट्स रिमेम्बर कि 6th ग्रेड में आपने पढ़ा था, एक सेकेंड, 6th ग्रेड में आपने पढ़ा था क्यूरियोसिटी में वाटर साइकिल के बारे में, कि वाटर फ्रॉम ओशियन एंड अर्थ सरफेस इवेपोरेट इनटू एटमॉस्फेयर एज वेपर एंड रिटर्न एज रेन, हेल और स्नो। कि कैसे नदी तालाब का पानी इवेपोरेट होकर ऊपर जाता है, क्लाउड्स बनता है और फिर यहाँ से बारिश होकर फिर ये नीचे आ जाता है, और इस तरीके से वाटर साइकिल जो है कंटिन्यू होते रहता है। ये हमने पढ़ा था। तो अब आगे इसी बारे में कुछ होगा, इसलिए दिया हुआ है। सो हमने अभी तक 4 फैक्टर्स पढ़ लिए हैं, आपको आई होप याद होंगे। लैटिट्यूड शॉर्ट में लिख रही हूँ, ऑल्टीट्यूड, देन हमने सी से उसका प्रॉक्सिमिटी क्या था वो पढ़ा, देन हमने विंड्स पढ़ा, है ना। अब हम 5वां देख रहे हैं टोपोग्राफी। तो सबसे पहले टोपोग्राफी होता क्या है, टोटलिटी ऑफ द फिजिकल सरफेस फीचर्स ऑफ एन एरिया, दिस मे इंक्लूड माउंटेन्स, हिल्स, वैली, स्लोप्स, कोस्ट, स्ट्रक्चर एटसेट्रा। सो किसी जगह पे कितना कोई चीज ऊंची है, कोई नीची है, कहीं गड्ढा है, कहीं कुछ है, तो ये सारी चीजें कैसा वहां का फिजिकल फीचर है उसे हम कहते हैं किसी भी जगह की टोपोग्राफी, ठीक है। सो वही चीज अभी हमने देखा था ना, हिल है, ऊंचाई है, तो वहां पे टेम्परेचर कम होगा, है ना। तो टोपोग्राफी भी तो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो फाइनली topography of a region also plays an important role in determining its climate. For instance, Himalaya और Karakoram ranges जो हैं protect to some extent Indian subcontinent from wind of cold desert of Central Asia. Nearly flat topography of Thar Desert on other hand has nothing to protect it from hot dry winds. In the next section we will see the role of Western Ghat in India's southwest monsoon. अब इसका मतलब क्या है। So यहाँ पर ये टोपोग्राफी वाला जो पेज है, पार्ट है, ये मैं हटा देती हूँ यहाँ से ताकि मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर सकूं। सो देखिए यहाँ पे कह रहा है कि जैसे नदर्न पार्ट में हिमालयाज हमने देखे थे, ये मैंने फर्स्ट चैप्टर में भी समझाया था। ये इतने ऊंचे हैं कि यहाँ जो सेंट्रल ये वाला जो पार्ट है, कोल्ड डेजर्ट है सेंट्रल एशिया के, यहाँ से जो हवाएं आती हैं हिमालयन, उनको रोक देते हैं हिमालयन रेंजेस, कराकोरम रेंज एक और नाम दिया हुआ है, ये रेंजेस रोक देते हैं। नहीं तो ये हवाएं अंदर आती है और इंडिया का जो नदर्न पार्ट आप देखते हैं प्लेन एरिया, वहां पर भी ठंडी हवाएं बहती। जैसे कि अभी हमने देखा कि वेस्टर्न साइड से हवाएं बहकर आती हैं, अरेबियन से, है ना, अरेबियन जो एरियाज है वहां से, डेजर्ट एरिया से बहकर आती हैं, जिसकी वजह से इंडिया में जो हीट वेव्स होती हैं, लू हमने पढ़ा था, उस तरीके की वेव्स बहती हैं, क्योंकि इधर कोई ऑब्स्ट्रक्शंस नहीं है, जैसे कि यहाँ पर हिमालय रोक रहे हैं। तो किसी जगह की टोपोग्राफी कैसी है वो भी डिसाइड करता है कि उस जगह का क्लाइमेट कैसा होगा, राइट। सो पुटिंग इट ऑल टुगेदर, ये जो अभी तक हमने पढ़ा, द
So climate of any region is determined collectively by all above factors जो भी हमने पढ़े. Describing climate involves a description of the pattern of temperature, precipitation, rain or snowfall, occurring of fog or mist, wind condition in region over 3 decades or more. So climate जो होगा वो involve होता है description. क्या description? किसी भी जगह का एक pattern, temperature का pattern कैसा है, precipitation यानी बारिश कैसी होती है, wind condition कैसी है, उसी सबको साथ में मिला के हम क्या बोलते हैं, climate बोलते हैं, जो 5 फैक्टर्स पे डिपेंड होता है. लैटिट्यूड, ऑल्टीट्यूड, सी से प्रॉक्सिमिटी कैसी है, विंड एंड टोपोग्राफी. ओके, नाउ नेक्स्ट यहाँ पर दिया हुआ है अ माइक्रो क्लाइमेट. माइक्रो क्लाइमेट क्या होता है? इट इज अ क्लाइमेट लोकलाइज्ड इन सम एरिया. किसी लोकल एरिया के क्लाइमेट की बात, विच डिफर फ्रॉम द क्लाइमेट इन सराउंडिंग रीजन, जो आसपास के रीजन के क्लाइमेट से अलग होता है. इट हैज अ यूनिक पैटर्न ऑफ टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, प्रेसिपिटेशन एक्सेट्रा इन अ स्मॉलर ज्योग्राफिकल एरिया. किसी एक पर्टिकुलर जगह का क्लाइमेट अलग हो बाकी की जगह से, वहां का ह्यूमिडिटी अलग हो, टेम्परेचर अलग हो, प्रेसिपिटेशन अलग हो, तो उसे हम कहते हैं माइक्रो क्लाइमेट. फॉर इंस्टेंस एक एग्जांपल दिया है, एनक्लोज्ड वैलीज एंड सम फॉरेस्ट हैव माइक्रो क्लाइमेट्स ऑफ देयर ओन. कोई वैलीज हैं, जैसे इधर माउंटेन है, इधर माउंटेन, इनके बीच की जो वैलीज हैं, जो लोअर एरिया है, यहाँ का क्लाइमेट अलग होगा. सो डू अर्बन हीट आइलैंड्स. अर्बन हीट आइलैंड्स ऐसे ये देख सकते हैं, अर्बन हीट आइलैंड्स मतलब जो शहर में हीट आइलैंड्स बन जाते हैं. दैट इज सम सिटीज दैट हैव अ लार्जर नंबर ऑफ बिल्डिंग्स एंड अदर कंक्रीट स्ट्रक्चर, जहाँ पे आपको कंक्रीट स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं, रोड्स कंक्रीट के देखने को मिलते हैं, एंड वेरी लिटिल वेजिटेशन, और पेड़ पौधे बहुत कम होते हैं. यहाँ पे हीट आइलैंड बन जाते हैं, गर्मी बहुत ज्यादा होती है. देन शहर में होते हैं, इसीलिए इन्हें हम अर्बन हीट आइलैंड बोलते हैं. ठीक है, ऑल दिस ट्रैप द हीट एंड दे आर ऑफन मच वार्मर देन द सराउंडिंग एरिया. सो ये जो सिटी है, मान लो ये वाला जो इमेज है, ये सिटी यहाँ पर है, इसके आसपास का जो एरिया है, गाँव होंगे या रीजन जो इसके दूर है थोड़ा, यहाँ पर टेम्परेचर या क्लाइमेट अलग होगा, ठंडा होगा एज कम्पेयर टू दिस अर्बन हीट आइलैंड, क्योंकि यहाँ सारे पेड़ पौधे तो है नहीं, कंक्रीट का बना हुआ है, तो यहाँ टेम्परेचर बहुत ज्यादा है. ठीक है, सो माइक्रो क्लाइमेट्स कैन इन्फ्लुएंस द लोकल फ्लोरा एंड फौना. तो किसी जगह का माइक्रो क्लाइमेट कैसा है, वहाँ फ्लोरा यानी पेड़ पौधे कैसे होंगे, फौना यानी कौन से जीव जंतु पाए जाएंगे, वो भी डिपेंड करता है. क्रॉप्स कैसे ग्रो होंगे, एंड वहाँ की जो ह्यूमन की हेल्थ है, वेलबींग है, वो भी कैसी होगी, वो भी डिटरमाइन होता है इसी से. ओके, सो विद दिस स्टूडेंट्स वी आर डन विद पार्ट 1 ऑफ चैप्टर नंबर 3. चैप्टर नंबर 3 क्लाइमेट्स ऑफ इंडिया का पार्ट 1 हम देख चुके हैं. इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल सी पार्ट 2 ऑफ दिस चैप्टर, इन विच वी आर गोइंग टू फिनिश द चैप्टर. ओके, सो आई होप यू आर लविंग these videos. If you are doing so, please like and share it, and don't forget to subscribe Kalyan TV channel for more such videos. Thank you so much.